Hi guys, I am Kanishka Chaudhary from Futuristic Academy and I am going to teach you Sociology of class 11th and class 12th. So right now we are going to start with the chapter of class 12, first chapter, a structural change. We are going to start with introduction first. And I just want to know, according to you, what is the meaning of structural change? So the first word जो हमारे दिमाग में आता है स्ट्रक्चरल चेंज को सुन के, ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल चेंज एक सोसाइटी का होता है. जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर टाइम टू टाइम कैसे हमने चेंजेस इवॉल्व करते हुए देखे हैं. हमारे एंशियंट टाइम में, मेडिवल टाइम में, फिर हमारे कॉलोनियल एक्सपीरियंस से हमने क्या क्या चीजें ग्रैब करी और हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है. So we are going to start with structural change introduction. So first of all, India has a long and rich history. So इंडिया की बहुत लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है. जैसे आपको पता है हमने इतने सालों से हम ब्रिटिशर्स के नीचे रहे हैं और हमने इतना सब कुछ फेस करा है. हमारे कंट्री में मुगल्स भी रहे हैं और सब कुछ. तो हमारी बहुत ही ज्यादा लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है जो हमने सबने देखी है. बहुत लॉन्ग और रिच हिस्ट्री है हमारी. उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट्स एंशियंट एंड मेडिवल टाइम. जो हमारा एंशियंट और मेडिवल टाइम है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन करने के लिए कि जो हमारा मॉडर्न इंडिया है और जो हमारा एंशियंट और मेडिवल टाइम था उसके बीच में डिफरेंस क्या है. और उसके बाद हमें हमारा जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली एवरीवन वुड बी फेमिलियर विद द वर्ड कॉलोनियलिज्म क्योंकि कॉलोनियलिज्म हमारे ब्रिटिशर्स का था. उनकी वजह से हमने कॉलोनियलिज्म एक्सपीरियंस करा है. इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम उसको कंपैरिजन करते हैं उसका हम अपने मॉडर्न इंडिया से कि हमने ब्रिटिशर्स के कितने आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट करे हैं कॉलोनियल एक्सपीरियंस के थ्रू जो अभी हमें इंडिया में रीच है, इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और हम उन चीजों को फॉलो करते हैं. अब हम आगे इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स भी पढ़ने वाले हैं. सो ऑब्वियसली जो हमारे मॉडर्न आइडियाज है वो बहुत ज्यादा पैराडॉक्सिकल है और जिसका दूसरा वर्ड है कॉन्ट्राडिक्टरी. मतलब इट इज नॉट दैट कि हमारे ऊपर उन्होंने सारे के सारी चीजें इम्पोज करी है. हमने बहुत चीजें उनसे एब्जॉर्ब भी करी है अपने बेनिफिट के लिए कि हाँ ये चीज अच्छी लग रही है. सो वी हैव टेकन दैट फ्रॉम आवर कॉलोनियल एक्सपीरियंस. So this point is also done. Now our second one is our social reforms, our laws, our political life, our constitution, etc. Everything is based on British model. हमने हमारे जो laws है, हमारा जो political एक life है, हमने जो parliamentary system adopt कर रखा है वो सब हमने बाहर से ही लिया है. बाहर से ही हमने वो सब कॉन्ट्राडिक्टरी करा है या फिर पैराडॉक्सिकल करा है. मीनिंग हमने एब्जॉर्ब करा है. और हमारा एक वी हैव अ पार्लियामेंट्री एंड अ लीगल सिस्टम, अ पुलिस और एजुकेशनल सिस्टम जो हमने बिल्ड कर रखा है किसके ऊपर, ब्रिटिश मॉडल पे. ब्रिटिश मॉडल हमारा कहां से आता है, हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस से हमें मिला है. तो ब्रिटिश मॉडल पे क्या क्या बेस्ड है. First is our parliamentary system, second is our legal system and third is a police and an education system. ये चार चीजें हैं जो हमारे ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है. So this point is also done. So our last point is example. कि अब इन चीजों का एग्जाम्पल क्या है. जैसे हमने बता दिया कि बहुत चीजें हैं जो हमने बाहर से ली है, बहुत चीजें हैं जो हमने बाहर से एब्जॉर्ब करी है और उनके बेसिस पे हमने अपनी कंट्री को रूल कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं. अब इनके एग्जाम्पल क्या है. जैसे हमारी कंट्री में रोड साइड स्टॉल्स पे बहुत इजीली ब्रेड ऑमलेट्स अवेलेबल है, कटलेट्स अवेलेबल है जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स नहीं है. हमारे इंडिया में ये चीजें पहले नहीं बनती थी बट अब ये क्यों बनती है, क्योंकि ये ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है. हमने बाहर से ये खाने की चीजें ली है. ठीक है. उसके बाद हमारा एक वेरी पॉपुलर मैन्युफैक्चरिंग है बिस्किट की जिसका नाम भी हमारा ब्रिटेन पे बेस्ड है और एग्जिस्ट करता है. सो ये है हमारा मेन इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का. सो फर्स्ट
point is long and rich history. Second one is that ancient and medieval time is very important. And third is our laws, so political life, social reforms. And these 4 points are very very important: parliamentary system, legal system, police, and educational system. And you can learn 2 examples which I have given. First is bread omelette and cutlets one, and then it's biscuit manufacturing based on the name of Britain. Let's start with our next slide, जिसका टॉपिक है हमारा इंग्लिश. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश जो है वो सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं यूज होती. ऑब्वियसली आप सबको ये चीज तो पता होगी. सिर्फ इंडिया में ही वाइडली यूज नहीं हो रही है, बट हमारे इंडिया में इसकी ना एक इम्प्रेसिव बॉडी है जो हमारे इंडियन राइटर्स ने क्रिएट करी है. कि हमारी जो इंग्लिश है उसमें हमारे इंडियन राइटर्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. इस वजह से हमारी कंट्री में इम्प्रेसिव बॉडी एग्जिस्ट करती है. और जो हमारी इंग्लिश है वो हम इंडियंस को एक ग्लोबल मार्केट में एज देती है. कैसे देती है? क्योंकि ग्लोब की जो कॉमन लैंग्वेज है वो ऑब्वियसली इंग्लिश ही है. और अगर आपको दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट करना है और अपनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ानी है और आपको ट्रेड करना है या कुछ भी करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, व्हाटएवर, तो उसके लिए इंग्लिश जब से इंडियंस ने इंडिया के अंदर आई है, ब्रिटिशर्स ने इम्पोज करी है, तो इसलिए इंडियंस को एक एज मिला है, एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मिली है हमारी ग्लोबल मार्केट के अंदर. ओके. Now next point is English continue to be a mark of privilege. ये तो obviously सबने फेस करा होगा कि जिसको इंग्लिश आती है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जिसको नहीं आती उसको हम लोग सप्रेस करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो इलिटरेट है, वो एजुकेटेड नहीं है. और इसमें क्या है, इस चीज की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी रियल लैंग्वेज है हिंदी, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गई है. अब अगर आपको इंग्लिश आती है तो दैट मीन यू हैव अ स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मतलब आपका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है. तो ये एक मार्क ऑफ प्रिविलेज है जो इंग्लिश कंटिन्यू कर रही है हमारी कंट्री में. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, those who were traditionally deprived of the access of formal education. बहुत लोग जैसे हमारे SCs हो गए, SC हो गए या ST हो गए या हमारे OBCs हो गए, ये जो लोअर कास्ट जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं, इन लोगों को पहले एजुकेशन बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं होती थी. और जब से हमारी इंग्लिश आई है तो इस वजह से फॉर एग्जाम्पल जो हमारे दलित कम्युनिटी है जिनको हम अनटचेबल मानते हैं, उन लोगों के लिए इंग्लिश ने बहुत डोर्स ओपन करे हैं फॉर अपॉर्चुनिटी. इनको भी अ फॉर्मल एजुकेशन, दिस इज अ वर्ड इन आवर लिटरेचर, वो फॉर्मल एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. दिस इज इम्पोर्टेंट कीवर्ड टू राइट इन दिस टॉपिक. ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर रिटन है वर्ड कि जो दलित्स है उनको इंग्लिश ने क्या करा है, अपॉर्चुनिटी खोली है डोर्स के लिए. और फिर क्या उनको प्रोवाइड हो रही है, फॉर्मल एजुकेशन, जो बहुत पहले से हमारे लिए बंद थी. तो ऑब्वियसली हमें समझ आ गया है कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आज के टाइम में कितनी एग्जिस्ट करती है और कितनी नहीं. सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि इंग्लिश ने हमारे कंट्री में एक इम्प्रेसिव बॉडी कर रखी है, और हमारे जो हमारे जो इंडियंस राइटर्स है वो इंग्लिश में भी लिखते हैं, और हमारी इंग्लिश हमें एक ग्लोबल मार्केट में एज दे रही है. और आवर थर्ड पॉइंट इज मार्क ऑफ प्रिविलेज, एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज कि जो छोटे लोग हैं जिनको हम लोअर कास्ट कंसिडर करते हैं, उनको भी आज के डेट में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड है. Start with the next slide. Next slide is colonialism. अब वैसे तो आप इसका दूसरे वीडियो में मतलब समझोगे, बट colonialism का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि colonialism का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि जब वन कंट्री
दूसरी कंट्री पे, अदर कंट्री पे रूल करती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करती है, ये होता है, एक सिंपल मीनिंग है, सिंपल वर्ड्स में कलोनियलिज्म का मीनिंग होता है। अब कलोनियलिज्म हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स लेके आए, जब कलोनियलिज्म हम इंडियंस ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इम्पोज करा, तो क्या हुआ था, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर चेंजेस आ गए थे। जो पहले हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता था, जैसे पहले हमारे किंग्स एग्जिस्ट करते थे, रूलर्स एग्जिस्ट करते थे, हमारे मुगल्स एग्जिस्ट करते थे। इन्होंने उस सारे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, दे डिस्ट्रॉयड इट। और उसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था, कि वो जमींदारी सिस्टम था, उन्होंने जमींदारी सिस्टम को भी बहुत चेंज कर दिया था और परमानेंट सेटलमेंट इम्पोज कर दी थी। और उसके बाद जो हमारा सोशल स्ट्रक्चरल चेंज था, वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही, और हम इसके बारे में हमें आगे पता ही चलेगा। तो हम लोग अभी ये दो चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम मेनली इस पे फोकस करेंगे। तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो दो चीजों के बीच में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेकेंड इज अर्बनाइजेशन। तो स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर हमारे इंडिया ने दो तरीके के चेंजेस देखे थे, फर्स्ट वॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेकेंड वॉज अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन का एक नॉर्मल मीनिंग ये होता है, जब रूरल पीपल अर्बन एरिया में आ जाते हैं, फॉर वर्क, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीजों के, इसका मतलब होता है अर्बनाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपको मतलब पता ही है कि जब हैवी इंडस्ट्रीज इम्पोज हो जाती है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट होता था। Start with the next slide. Next slide is colonialism. अब वैसे तो आप इसका दूसरे वीडियो में मतलब समझोगे, बट colonialism का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि colonialism का नॉर्मल मीनिंग ये होता है, colonialism का नॉर्मल मीनिंग ये होता है कि जब वन कंट्री दूसरी कंट्री पे, अदर कंट्री पे रूल करती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे रूल करती है, ये होता है, एक सिंपल मीनिंग है, सिंपल वर्ड्स में कलोनियलिज्म का मीनिंग होता है। अब कलोनियलिज्म हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स लेके आए, जब कलोनियलिज्म हम इंडियंस ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इम्पोज करा, तो क्या हुआ था, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर चेंजेस आ गए थे। जो पहले हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता था, जैसे पहले हमारे किंग्स एग्जिस्ट करते थे, रूलर्स एग्जिस्ट करते थे, हमारे मुगल्स एग्जिस्ट करते थे। इन्होंने उस सारे सिस्टम को, इस पूरे सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, दे डिस्ट्रॉयड इट। और उसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था, कि वो जमींदारी सिस्टम था, उन्होंने जमींदारी सिस्टम को भी बहुत चेंज कर दिया था और परमानेंट सेटलमेंट इम्पोज कर दी थी। और उसके बाद जो हमारा सोशल स्ट्रक्चरल चेंज था, वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही, और हम इसके बारे में हमें आगे पता ही चलेगा। तो हम लोग अभी ये दो चीजों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम मेनली इस पे फोकस करेंगे। तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो दो चीजों के बीच में डिवाइडेड है, फर्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेकेंड इज अर्बनाइजेशन। तो स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर हमारे इंडिया ने दो तरीके के चेंजेस देखे थे, फर्स्ट वॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेकेंड वॉज अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन का एक नॉर्मल मीनिंग ये होता है, जब रूरल पीपल अर्बन एरिया में आ जाते हैं, फॉर वर्क, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीजों के, इसका मतलब होता है अर्बनाइजेशन।
और इंडस्ट्रियलाइजेशन का आपको मतलब पता ही है कि जब हैवी हैवी इंडस्ट्रीज इम्पोज हो जाती है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हमारी हैवी हैवी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लग गई थी, जिसकी वजह से जो हमारी पहले की इंडस्ट्रीज थी, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती थी, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो सारी खत्म हो गई थी। और ब्रिटिशर्स ने मेनली इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए इम्पोज करा था क्योंकि हम लोग जो थे, जो इंडिया थी, वो एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था और हमारे कंट्री के अंदर बाहर से फिनिश गुड्स आते थे। तो इसीलिए उनके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिस वजह से हैवी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हुई, इस्टेब्लिश हुई और पुरानी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी। तो हमें मेनली दो चीजें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है, कैसे इम्पोज होती है, उसकी वजह से हमारी कंट्री पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, और अर्बनाइजेशन की अर्बनाइजेशन इंडिपेंडेंस से पहले क्या थी और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो जाती है। That's it for today, and if you like this video, please subscribe the channel and press the bell icon. And if you want notes or online or offline classes, you can contact the number given below, or you can also comment down below. And if you want notes, you can contact us on Instagram, Telegram and Facebook. And bye bye guys, see you in the next video.